हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वार्म वेलकम इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत, वेलकम, नमस्ते जी सभी को। गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली पहुंच रही है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? ब्रिजेश, प्रिया, यूपी 53, अरुण, जतिन, शर्मा जी, शिवा, सभी को गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार। सो ये आज हमारा पहला सेशन है जहां पे हम एसएससी सीजीएल 2022 के प्री को टारगेट करके इन मॉक सेशंस को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और आपका पेपर दिसंबर में है, आपको पता है, और इसीलिए हम ये शुरुआत कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो। जो भी पहली बार पेपर लिख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो ये सेशंस आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इट्स मोर अबाउट कि आपने एग्ज़ाम में किस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाना है, कैसे पेपर को आपने अटेम्प्ट करना है कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें। डेफिनेटली अभी एसएससी सीजीएल की जो नोटिफिकेशन आई है, क्वालिफाइंग है आपके लिए प्री, तो लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जब आप ये कर पाओगे तो आपको डेफिनेटली कि मेंस के लिए खुद से मोटिवेशन मिलती है। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमें अपने किए गए काम से जो सफलता मिलती है उसी से मिलती है। बाहर वाली मोटिवेशन तो थोड़े समय तक आपको चार्ज अप रखती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा अप्रोच होगा, अभी जैसे आज का जो सेशन है, इसमें एग्जैक्टली 25 क्वेश्चंस का सेट है जैसे कि आपको एग्जाम में मिलेगा। और इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं हर एक एरिया से, चाहे वो ग्रामर का एरिया है, वोकेबलरी के एरिया है, कॉम्प्रिहेंशन का एरिया है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और इस वीक में मैंने ये सोचा है कि आपको इस तरह के 3 मिसलेनियस सेशंस हम करेंगे। और फिर आगे अगर आपकी डिमांड होती है नेक्स्ट वीक से कि सर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम वो भी शुरू करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए है, आपकी मदद के लिए है, कि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकें। तो आइए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे। वेरी गुड इवनिंग भाई। देखो, पेपर में एक छोटी सी बात पहले आप ये समझ लो कि स्ट्रेटजी वाली जो बात हमने की थी कि एग्जाम में किस तरह की स्ट्रेटजी हमें लेके जानी है। जब आपको पता है कि 1 घंटे का टाइम है आपके पास और 100 क्वेश्चंस हैं, और इंग्लिश में हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक जो जनरल सी बात आपको बताऊं, जो सफल स्टूडेंट, जो भी सक्सेसफुल होते हैं या जिनकी कमांड अच्छी होती है, वो इंग्लिश के पेपर में 10 मिनट से लेके 12 मिनट्स के अंदर ये सेक्शन निपटा लेते हैं। पहली बात तो पेपर कुछ ऐसा नहीं कि बड़ा मुश्किल आता है। सो 25 क्वेश्चंस को आप अगर सॉल्व करने पे आओ तो आप बहुत प्यार से 10 to 12 मिनट्स में निपटा सकते हो। और ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि आपकी स्ट्रेटजी इस तरह से डिजाइंड होनी चाहिए। किसी की इंग्लिश में कमांड बेहतर हो सकती है, किसी की मैथ्स में बेहतर हो सकती है, राइट? तो हम पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें, या आप जीएस से किस तरीके से समय बचा सकते हैं उन एरियाज के लिए जहां पे आपको समय ज़्यादा लगता है। रीजनिंग उतनी मुश्किल आपको नहीं लगेगी डेफिनेटली। तो ये आपको स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ेगी। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए पहले, या कैसे करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये मॉक पेपर्स हम इसीलिए कर रहे हैं कि आप जब मॉक पेपर सॉल्व करते हैं और उनकी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, तो आपको ये समझ आता है कि मेरे किन एरियाज में मेरी ताकत बेहतर है, सब्जेक्ट वाइज भी, और सब्जेक्ट के मतलब किस सब्जेक्ट में आपकी कमांड बेहतर है, प्लस उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनमें भी आपको समझ आता है कि अच्छा, मुझे अगर जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं तो मुझे ओके ग्रामर के ऊपर काम करनी है, क्योंकि एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मुझे कहीं कहीं दिक्कत आ रही है। या मान लो फिलर्स और क्लोज टेस्ट में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब मुझे रीडिंग स्किल्स और वोकेबलरी पे काम करना है, राइट? या सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस हैं, आपके स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन हैं। तो जब आप 10-15 पेपर सॉल्व करके जाते हो, देन यू हैव सम आइडिया कि भाई मुझे एग्जाम में पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब जैसे ही आपको ये सेट मिलेगा, सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हम एक बार पेपर को स्कैन जरूर करें। 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो डेफिनेटली अब ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं एक टॉपिक के ऊपर 5 क्वेश्चन लगातार मिल जाएंगे, वो जम करके पेपर में आते हैं। तो आपका सबसे पहला काम है कि आप पेपर को स्कैन करिए। एक मुश्किल से आपको 30-40 सेकेंड्स, 1 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन ये जो 30-40-50 सेकेंड का टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं, ये आपको मदद करता है उस पेपर में बेहतर परफॉर्म करने में। जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ये मौके आए होंगे, और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं, नॉर्मल स्कूल कॉलेज के दिनों में भी, कि जब एग्जाम का टाइम पूरा हो रहा होता है ना, और इन्विजिलेटर जब कॉपी आपकी लेने आते हैं, तो आप कहते हैं सर बस 1 मिनट का टाइम और दे दो, ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है।
और वो स्कूल कॉलेज वाली गलती हम यहाँ पे भी करते हैं। हमें लगता है कि यार टाइम बहुत कम है, उसके प्रेशर में जैसे ही पेपर मिला हर एक क्वेश्चन लाइन से देखना शुरू कर दिया। अब हो सकता है कि आप वाले शिफ्ट में, आपके सेट में शुरू का जो क्वेश्चन सेट किया गया है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब पहले क्वेश्चन में मान लो आपने 1 मिनट लगा दिया, फंस गया उसमें। अब वो 1 मिनट लगाने का टाइम आपके पास वैसे ही नहीं है। तो इसका मतलब कि इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन। कभी भी किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं ले लेना कि यार मुझसे कैसे नहीं होगा, मैं तो क्लास का सबसे तेजस्वी बालक हूं। ये सब दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। If any question is taking more than 30 seconds and you do not have any idea that how to proceed with this question, it's better to leave that question. 30 सेकेंड लगाने के बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे अप्रोच करना है, तो बेहतर है आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाएं। एक आसान सा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है जहां पे शायद 10 सेकेंड लगा करके, 15 सेकेंड लगा करके आपको वो एक नंबर मिल जाएगा, और वहां पे आप 1 मिनट लगा भी चुके हैं, आगे और समय खराब करेंगे, नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हमें सबसे पहला मास्टरी इसी स्किल पे करनी है कि उस पर्टिकुलर सेट के समाप्त होने पे या वो टॉपिक, वो पेपर खत्म होने पे ये अफसोस आपको ना रहे कि यार मुझे आता क्वेश्चन, वो आता था लेकिन टाइम ही नहीं था, वो तो बिल्कुल बस फटाक से हो जाता। मैथ्स में भी ऐसी दिक्कत आती, वो तो बस फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी थी, आंसर आ जाता, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में था। तो ऐसी गलतियां हम ना करें, इसलिए स्कैन द पेपर और उसके बाद स्ट्रेटजाइज करो कि किस क्वेश्चन टाइप से जाएं। सबसे पहले हमारा जिन तरह के क्वेश्चन टाइप पे कमांड अच्छी है, जहां हमें लगता है कि कम टाइम के इन्वेस्टमेंट से हमें नंबर मिल जाएगा, आप उन क्वेश्चंस को पक्का कर लें। और हर पेपर में आपके पास इसी तरीके से ब्रेकअप होता है पेपर का, कि भाई वहाँ इजी क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और डिफिकल्ट भी होंगे। लेकिन आपको एग्जामिनर ये तो नहीं बताएगा कि आपके शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन शुरू में डिफिकल्ट हैं, कि बीच में डिफिकल्ट हैं, कि लास्ट में मॉडरेट हैं, कि इजी हैं। ये आपने डिसाइड करना है। अगर इसको हम फर्दर और ब्रेक कर लें तो डिफिकल्ट में वेरी डिफिकल्ट भी बोल सकते हो, कि भाई वेरी इजी, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो इजी और मॉडरेट वाले सेक्शंस हैं, इनको अपने 5 से 6 मिनट, 7 मिनट के अंदर इनको निपटा लें, सॉल्व कर लें। और 25 क्वेश्चन में आपके पास बहुत प्यार से 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन होते हैं जिनको आप निपटा सकते हो बहुत प्यार से, 5 से 7 मिनट, 8 मिनट के अंदर। अब ये वैरी कर सकता है आपके अपने स्किल्स के ऊपर कि अभी आपका क्या लेवल है करेंटली लैंग्वेज को लेकर के, और कितना उस पर काम करना है। बट मैं एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ कि एक एवरेज बच्चा, अच्छा बच्चा जो पेपर क्लियर करता है, वो इतना ही टाइम लेता है। चलिए, सो उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको मदद करेंगी। अब सबसे पहला काम, जैसे हम पेपर को स्कैन करने की बात कर रहे हैं, समझ में आया? ओके, फिलर का क्वेश्चन है, ओके, सिनोनिम एंटोनीम है, स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो गई। इस तरह से मिसलेनियस खिचड़ी मिलेगी। यहाँ वन वर्ड आ गया आपके पास। यहाँ पे अब 5 क्वेश्चन क्या आ गए? क्लोज टेस्ट के आगे। समझ में आ गया कि ठीक है जी, आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस तो बड़े इजी इजी हैं, टू, फ्रॉम, बिटवीन, तो मैं निपटा ही लूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पहुंचे, ओके, ईडीएम का मतलब पूछा जा रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। गिवन बिलो फॉर जम्बल्ड, पैराजम्बल है, ठीक है, ये भी पैराजम्बल के 2 क्वेश्चन मिल गए, समझ में आ गया। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड है। आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इम्प्रूव, यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ग्रामर का ज्ञान चेक होगा। ओके, यहाँ सिनोनिम की बात हो रही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द एक्टिव पैसिव हो गया। अप्रोप्रिएट मीनिंग, राइट। एरर का क्वेश्चन, किस पार्ट में एरर है। बेस्ट वे टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, ग्रामर का ज्ञान चेक हो रहा है। यहाँ पे ईडीएम का ज्ञान चेक हो रहा है। यहाँ पे अगेन आपके फिलर का ज्ञान, वोकेबलरी का ज्ञान चेक हो रहा है, स्पेलिंग का चेक हो रहा है। तो ये करके, अब जैसे मुझे तो बोलना भी पड़ रहा है, मैंने इसीलिए कहा कि ये काम आपके पेपर में आप फटा एक बार स्क्रॉल करके देख सकते हो कि भाई इस तरह का मेरा पेपर आया हुआ है। अब वहां से फिर आप शुरुआत कर सकते हैं कि कहाँ पे मुझे करना है। चलिए, आप कहाँ से चाहते हैं? मैं तो आपको सीक्वेंस में ही कराऊंगा, ठीक है? तो पेपर के जैसे ही सॉल्व करें, क्या कहते हो? आपको टाइम दूं यहाँ पे, या साथ साथ करते चलें? व्हाट डू यू से? एक बार इंग्लिश स्पेशल बैच के बारे में बता दो, करियर विल पे कब तक आएगा? जतिन, जब आएगा तो पता लग जाएगा, अभी तो नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास जो एक बैच आया था, आई थिंक बूस्टर बैच, उसमें आप देख लो एडमिशन ऑन है कि नहीं है, आप उसमें देख सकते हो। साथ साथ करें, चलो। मैं थोड़े से कमेंट का साइज आपके और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, मुझे भी नजर आए।
टाइमर लगा दूं? चलिए, वैसे इस क्वेश्चन को देखते हुए टाइम हो गया, बट 30 सेकेंड फिर भी दे देता हूं आपको। हाँ जी जतिन, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ जी, टाइम इज अप। लेट्स स्टॉप एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्या है आंसर इसका? आई एम रियली हैप्पी। रॉकी का जवाब ठीक है, रॉकी का ही है। विजय का जवाब सही है यहाँ पे। ब्रिजेश का सही है। प्रिया का सही है। वॉल्टेयर साहब का सही है, हाँ? तो देखो, जब भी फिलर का क्वेश्चन मिले, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान हम इस पे भी लेते चलेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। जब भी फिलर या क्लोज टेस्ट की बात होती है, दो तरह की स्किल्स आपकी यहाँ पे टेस्ट होती हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स और वोकेबलरी स्किल्स। बहुत कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है ये समझने के लिए। रीडिंग स्किल्स क्यों? क्योंकि जो आपको सेंटेंस दिया गया वो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें क्या बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, और उसके आधार पर आप शब्दों का चुनाव करते हैं। आपने देखा होगा, मैं वोकेबलरी की क्लासेस, वोकेबलरी स्पेशल बैचेस, या जब भी किसी बैच में पढ़ाता हूं तो आपको एक 3C अप्रोच बताता हूं फिलर्स और क्लोज टेस्ट के लिए, यानी कॉनोटेशन, कॉलोकेशन और कॉन्टेक्स्ट की समझ। ये 3C जो है हमारे। कॉनोटेशन का मतलब होता है कि शब्द का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, कैसा शब्द चाहिए हमें। तो ब्लैंक प्लेस के आगे पीछे जो बात लिखी गई उस सेंटेंस में वो बताता है कि मुझे पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए। जैसे मान लो आप किसी के लिए कहो कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर, और वहां चॉइस दे दी जाए चाइल्डिश बिहेवियर एंड चाइल्ड लाइक बिहेवियर, तो आपको पता है कि यार इम्प्रेस्ड लगा हुआ है, इसका मतलब बिहेवियर से पहले हमें एक पॉजिटिव शब्द चाहिए। और चाइल्ड लाइक ये पॉजिटिव शब्द है जिसका मतलब होता है बच्चे की तरह इनोसेंट होना। लेकिन वहीं पे अगर लिखा हो आई एम इरिटेटेड बाय योर, तो वहां पे आप चाइल्डिश बिहेवियर लगाओगे, क्योंकि चाइल्डिश का कॉनोटेशन जो है वो नेगेटिव है। तो सेंटेंस खुद बयां करता है कि मुझे क्या चाहिए, सवाल बता रहा है कि जवाब में उसे क्या चाहिए। कॉन्टेक्स्ट कितनी बार चर्चा हुई है, एक ही तरह के मतलब के शब्द होते हैं बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। कितनी बार हमने मैसेकर, जेनोसाइड और कार्नेज की चर्चा की है कि अभी जैसे मोरबी ब्रिज, बहुत दुखद घटना घटी गुजरात में, तो वहां पे इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो वहां पे आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करोगे? वहां मैसेकर का तो इस्तेमाल करोगे नहीं, राइट? वहां मैसेकर का भी इस्तेमाल नहीं होगा, जेनोसाइड का भी नहीं होगा, लेकिन हम कार्नेज कर सकते हैं। तो जो एक्सीडेंटल किलिंग्स होती हैं वहां कार्नेज होता है, बड़ी संख्या में जहां लोग मरते हैं। जहां किसी ग्रुप के लोगों को टारगेट करके मार रहे हो, कम्युनिटी को, एथनिक ग्रुप को, वो आपका जेनोसाइड है। लेकिन मैसेकर तब है जब जो भी सामने आए गोलियों से भून दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। हिंदी मीनिंग मत रटिए, नरसंहार रटोगे दिक्कत हो जाएगी एग्जाम के अंदर। मैं वही आपको बार बार कहता हूं। अब यहां पे जरा इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या ये कह रहा है कि इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर रूट देन द वन दैट दिस डिटरमिन्ड ट्रैवलर चोज टू फॉलो। तो इट इज हार्ड टू कंसीव, यानी ये कंसीव करना, ये सोचना बड़ा मुश्किल है, ऑफ अ मोर रूट। अब रूट से पहले कॉलोकेशन का मतलब कि भाई अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट बाय डिफॉल्ट कम्स टुगेदर, यानी शब्दों का वो समूह जो इन जनरल एक साथ आता है। तो अब रूट यहाँ पे नाउन है, नाउन के पहले डेफिनेटली आपको किस चीज की जरूरत होगी? आपको नाउन के पहले जरूरत होगी एडजेक्टिव की। आपको यहाँ एडजेक्टिव की जरूरत होगी। अब आप देख रहे हैं तो स्टिमुलेटिंग, डैशिंग, डॉन्टिंग, प्रोवोकिंग, ये सारे के सारे शब्द यहाँ एडजेक्टिव के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपको पता है वी1 प्लस आईएनजी का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के तौर पे भरपूर करते हैं, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो अब कॉमन सेंस लगाओ कि ग्रामेटिकली तो सारे ओके लग रहे हैं, बट कौन सा वर्ड कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग जाएगा? हम रास्ते की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक डिटरमिन्ड ट्रैवलर की बात कर रहे हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन में। अगर ये वर्ड समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन को डिसाइड कर रहा है। तो रूट के लिए कोई स्टिमुलेटिंग रूट नहीं होता, कोई प्रोवोकिंग रूट नहीं होता। स्टिमुलेट करना या प्रोवोक करना किसी को उकसाना होता है, तो रास्ता किसी को उकसाने का काम नहीं कर रहा है। इवन स्टिमुलेट वर्ब है, यहां से दो बड़े अच्छे शब्द आते हैं, स्टिमुलस मेरा गला क्यों खराब हो रहा है भाई? हाँ, स्टिमुलस और स्टिमुलेंट। आप कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद इन दोनों में क्या फर्क है जरूर बताइएगा, स्टिमुलस और स्टिमुलेंट। ठीक है? सो ये तो बाहर कर दिया। रूट डैशिंग भी नहीं होगा, डैशिंग पर्सनालिटी हो सकती है, व्हाट अ डैशिंग पर्सनालिटी दैट पर्सन हैज। सो अगर आपको डॉन्टिंग का मतलब नहीं भी पता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके, यहाँ रास्ते और रास्ते पे जाने वाले ट्रेवलर की बात हो रही है, रूट ये नहीं हो सकता, आप सी पे टिक करके आ सकते हो। लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब भी जान लो। डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज, अगर कोई चीज आपको डॉन्ट कर रही है, इसका मतलब वो आपके एंथुजियाज्म को कम कर रही है।
आपके जोश खरोश को कम कर रही है, आपको डॉन्ट कर रही है, दबा रही है, निरुत्साहित कर रही है, ये इसका मतलब होता है। और इवन एक बड़ा प्यारा सा एक्सप्रेशन आता है खासतौर से ऐसे ट्रेवलर्स के लिए, अनडॉन्टेड, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, अनडॉन्टेड बाय इनक्लेमेंट वेदर, ये एक्सप्रेशन बड़ा यूज होता है। यानी आप एक एडवेंचरस यात्री हैं अगर, और वेदर आपका इनक्लेमेंट है, यानी वेदर बहुत खराब है, क्लेमेंसी नहीं दे रहा, तूफान चल रहा है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन यू आर अनडॉन्टेड बाय दैट, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनडॉन्टेड है, इसका मतलब आप उससे दबे नहीं हैं, आप अपनी यात्रा पे निकल गए। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो खैर यहां पे डॉन्टिंग हो गया कि इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डॉन्टिंग रूट देन द वन दैट दिस डिटरमिन्ड ट्रैवलर चोज टू फॉलो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डिटरमिन्ड ट्रैवलर ने एक ऐसा रास्ता चुना जो बहुत मुश्किलों से भरा था। इतने ज्यादा मुश्किलों वाले रास्ते को हम कंसीव नहीं कर सकते कि कोई इतना मुश्किल रास्ता भी हो सकता है, और क्योंकि एक डिटरमिन्ड ट्रैवलर है तो उसने इस रास्ते को चुना। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट। एक छोटी सी बात और भी, आप जब टेस्टिंग करेंगे अपनी, आंसर तो ठीक है दे दिया हमने, बट द पॉइंट इज व्हाट कि हमें लैंग्वेज की समझ कितनी बढ़ रही है। अब जैसे जब मैंने इस पर्टिकुलर सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दिया, सारे वर्ड की मीनिंग बता दी, तब आपकी कितनी समझ बढ़ी इसकी, और जब आपने खुद किया था तो कितनी समझ थी, कंपैरिजन जरूर करना, राइट। तो ये चीजें आपको मदद करेंगी अपने आप को इंप्रूव करने में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, आसान सा है ये तो, आई थिंक 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। एंटोनीम आपको बताना है गिवन वर्ड का, लैकेडेसिकल का ऑपोजिट, अबंडेंट, एनर्जेटिक, थिएट्रिकल एंड एक्चुअल। पूरी उम्मीद है सब सही करेंगे। सेशन को थोड़ा मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और ज़रूरी भी है, ये एग्ज़ाम आने वाले हैं तो शेयर कर दीजिएगा। कुछ नया सीख रहे हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। हर दिन एक टेस्ट करेंगे हम, ठीक है, स्टडी एजुकेशन। 5:30 बजे का समय होगा, और जब तक क्लास चल जाए वैसे कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाए, 30-40 मिनट। चले, बहुत टाइम दे दिया इसके लिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एनर्जेटिक, ठीक है। आसान सा शब्द है, लैकेडेसिकल में ये लैक से याद कर लो। जहां अगर किसी की परफॉर्मेंस लैकेडेसिकल परफॉर्मेंस आप कह रहे हो, इसका मतलब उसमें एनर्जी की कमी है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बेजान सी लग रही है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, राइट। सो एनर्जेटिक इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव। कई बार क्लास के शुरू में भी, बैचेस के स्टार्ट में भी ये बातें होती हैं। मैं इन शब्दों के बीच का फर्क पूछता हूँ और काफी सारे लोग गलतियां करते हैं, ग्रामेटिकल प्रोफाइल की समझ ना होना। तो एनर्जी देखो नाउन है, एनर्जाइज वर्ब है, एनर्जेटिक एडजेक्टिव है, और अगर एनर्जेटिकली कर दिया जाए तो वो एडवर्ब हो जाएगा। बाकी अबंडेंट शब्द एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, सारे के सारे। एक्चुअल भी एडजेक्टिव है, मतलब सभी शब्दों के जानते हैं हम, एक्चुअल तो बेसिक ही शब्द है। थिएट्रिकल का मतलब रिलेटेड टू थिएटर, नाटक से संबंधित कोई चीज अगर होगी तो उसे हम थिएट्रिकल कहेंगे। व्हाट अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, इस पे भी आता है। और कई बार हम ऐसे भी यूज करते हैं, लाइक ही रिसॉर्टेड ऑन ओकल थिएट्रिक्स। अगर आपने कभी क्लास अटेंड करी हो, इस शब्द, ये एक्सप्रेशन यूज होता है खास तौर से, स्पीकिंग के ट्रेट सब बताए जाते हैं, और एक खास तरह के स्पीकर्स होते हैं जिनके बात में जब दम नहीं होता तो वो ओकल थिएट्रिक्स पे रिसॉर्ट करते हैं। ऐसे वक्ता को एक शब्द में क्या कहा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया ये। समवन हु इज स्पीकिंग इन अ नॉइजी एंड वेहमेंट मैनर because he lacks in content and in order to draw the attention of the audience, वो इस तरीके से बोलता है। ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे स्पीकर को हम बोलते हैं वोसीफेरस स्पीकर। चलो, एक अच्छा शब्द भी सीख लिया आपने। तो वोसीफेरस इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे वक्ता के लिए जिसकी बात में दम नहीं होता, और इसीलिए वो चिल्लम चिल्ली करता है ओकल थिएट्रिक्स पे, ड्रामे पे, नारेबाजियां करेगा, वो आवाज ऊपर नीचे करेगा। तो थिएटर में क्या होता है, थोड़ा आप एग्जैजरेट करते हैं। जब नाटक आप करते हैं, ड्रामा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तभी तो मतलब बड़ी एक्चुअल एक्टिंग करी थी, नेचुरल एक्टिंग। और जनरली थिएटर के अंदर, क्योंकि वहां तो फिल्म भी नहीं है, मतलब वो आप सिनेमा तो नहीं देख रहे, लोग खाए वहां पे, तो आपको थिएट्रिक्स पे यानी थोड़ा एग्जैजरेट करना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस को। एनीवे, बाकी अबंडेंट जो चीज भरपूर मात्रा में हो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो, ये वो वाले क्वेश्चन है ना जो 10-10 सेकंड में हो सकते हैं। मैं खुद ही कर दूं क्या, रुकू मैं, मतलब रुका नहीं जा रहा। कमिटी में डबल टी होता है भाई, आंखों में बसा लो।
कॉन्सियंस में ये ध्यान में रखो, SCI रूट वर्ड है, कई बार बताया है, SCI रूट वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है नॉलेज के लिए, ठीक है। यहीं से आपके पास साइंस शब्द आता है, यहीं से कॉन्सियंस आता है जिसको विवेक कहते हैं, राइट, कॉन्सियंस। यहीं से आपके पास वर्ड आता है प्रीसियंट। देखो आपको जब रूट वर्ड की समझ होती है तो शब्दों का मतलब खुद ही निकाल लेते हैं आप। अब प्री का मतलब पहले, SCI का मतलब नॉलेज, यानी जिसको पूर्व ज्ञान है किसी भी चीज का, उसके लिए प्रीशियंट आता है। आपने एक वर्ड और SSC के एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ऑमनिशियंट, पढ़ा सुना होगा। ऑमनिशियंट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सर्वज्ञ जिसको कहा जाता है, सर्वज्ञ, राइट, दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑमनिशियंट। ऑमनी प्रेफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है? एवरी। यहीं से आपके लिए आता है ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी पोटेंट, ऑमनी कॉम्पिटेंट, बड़े सारे शब्द आते हैं, और ये सब गॉड के लिए, ऊपर वाले के लिए, कॉस्मिक कॉन्सियसनेस के लिए सिनोनिमस वर्ड है, क्योंकि ऊपर वाले को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, जो हर जगह उपस्थित है, सर्व, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी कॉम्पिटेंट, हर तरह की जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी है, ऑमनी पोटेंट, हर तरह की शक्ति है, पोटेंशियल है, और जो सर्वज्ञ है ऑमनिशियंट। तो ये आपका गलत है, 40 के स्पेलिंग आपको शायद गलती आप करते हो, FOUR4 होता है, बट 40 FORTY होता है। और यहाँ पे मॉडम ये सही है, आपने पढ़ा होगा, जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, उस डिवाइस को मॉडम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कपिल विल से मीरा विल स्विम इन द रिवर। सही करना, बहुत ही आसान है। और ज्यादा आसान में हम गड़बड़ियां कर देते हैं। इति आंसर करेक्ट करो। सलोनी, ब्रजेश, इति, हाँ इति अब जाके सही हुई है। सुखचैन शेरावत साहब सही हैं। भैया नो चेंज होता है, इति याद आ गया। हाँ तो आपको पता है, जब नरेशन पढ़ा था आपने तभी इस बात को पढ़ा था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो फिर अंदर कोई बदलाव नहीं होता। सारे बदलाव तब हो रहे होते हैं जब इधर क्या लिखा होता है, इधर पास्ट टेंस में होता है। तो अगर कपिल सेड होता तब आप बदलाव करते। तो जितना नियम कानून आपने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 6 चेंजेस होते हैं, बट वो तब होते हैं जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आप बरकरार रखेंगे, कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ विल वुड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये सब पढ़ते हैं हम, कॉन्सेप्ट के समय पढ़ते हैं, बट एग्जाम में कितने लोगों का क्लिक कर रहा है। अब जैसे ई3 मैंने यहाँ देखा, पहले गलत किया, मैंने थोड़ा इशारा किया, फिर उसने सही कर लिया और उसको ध्यान में आ गया। तो यही होता है, कॉन्सेप्ट जानना और पेपर के प्रेशर में उसको सही से अप्लाई करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो बिल्कुल होश में सॉल्व करिए। अब देखो ये अगर आपको ध्यान में आ गया विल से, तो आपको 1 मिनट नहीं लगने वाला, इनको तुरंत बाहर करोगे। और आपको ये भी पता है कि विल लगा हुआ इधर वुड नहीं होगा, ये वुड तब होता है जब इधर सेड लिखा होता। तो एलिमिनेशन से तुरंत क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं एक शब्दों में? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बताइए, 10 सेकेंड। लिंग्विस्टिक्स, एटिमोलॉजी, वर्बोज एंड एंथोलॉजी। ठीक है, दैट्स ऑल। इतना बहुत टाइम है आपके पास। बहुत आसान सा शब्द है, जो आप रूट वर्ड पढ़ते हो उसी को एटिमोलॉजी कहा जाता है। यानी शब्द का जन्म कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे है, हिस्ट्री क्या है उसकी, उसी को हम एटिमोलॉजी कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स आपको पता है, ये भाषा के साथ जुड़ा हुआ है, जो भाषा का ज्ञान है। भाषा और शब्द में फर्क होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। वर्बोज आपको कई बार बताया है, वर्ब अपने आप में एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब वर्ड होता है। और वर्बोज शब्द का इस्तेमाल हम उस इंसान के लिए एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं, वन हु यूजेज मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, one who uses more than required words, right? So that person is called what? उसको आप बोलते हो वर्बोज।
इसी से वर्बोसिटी शब्द आता है। जैसे लिखने बोलने में अगर आप वर्बोसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ही राइट्स अ पैराग्राफ व्हेन अ सेंटेंस इज सफिशिएंट, ही इज अ वर्बोज राइटर। यानी जब बात एक वाक्य में कही जा सकती थी तो वो एक पैराग्राफ लिखता है, वो एक वर्बोज राइटर है। उसकी राइटिंग में वर्बोसिटी है, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। अब देखो यहां से भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। एक छोटी सी बात और यहाँ पे, वन वर्ड हम अलग से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी मिसलेनियस कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कि मान लो अगर आपने 10 क्वेश्चन किए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर तो यू गेट 40 वर्ड्स एक्चुअली। बिकॉज क्वेश्चन एक होगा, 4 ऑप्शन तो होंगे, ऑप्शन में एक ही सही ऑप्शन होगा, बाकी 3 और नए शब्द हैं आपके पास। तो हमारा काम ये भी है कि जब भी हम सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन कर रहे हैं या वो डब्ल्यूएस के क्वेश्चन कर रहे हैं, सो जो बाकी के वर्ड्स हैं अगर उनको नहीं जानते तो भी जानने का मौका है, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में वो आपको मदद कर जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। एंथोलॉजी क्या होता है? ये पोएम्स का कलेक्शन होता है, कविताओं का जो कलेक्शन है। अलग अलग जो पोएट्स हैं हमारे, जब वो एक थीम पे पोएट रखते हैं उनका संकलन होता है, जो कलेक्शन होता है उसको एंथोलॉजी। आइए, अब आपके पास आ गया क्लोज टेस्ट। बड़ा प्यारा सा है ये, बट क्लोज टेस्ट में दिक्कत यही होती है कि सारे ऑप्शन एक साथ डालने मुश्किल होते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी मिलेगा। हाँ, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन है। 30 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, आगे से गलतियां आप नहीं करेंगे। क्लोज टेस्ट में जो कॉमन गलती हम ये करते हैं कि जैसे ही हमें पढ़ना शुरू किया, पहला ब्लैंक प्लेस आएगा, हम तुरंत ऑप्शन देखने लग जाते हैं। हो सकता है कि अप्रोच आपको कहीं कहीं मदद कर जाए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे शायद वो आपको नुकसान कर जाए। तो सबसे पहला अप्रोच ये है कि गो विद द पैसेज। पूरा पैसेज पढ़ें आप एक बार, और पढ़ने के साथ साथ आप उस पैसेज का क्या मेन आइडिया है, किसके बारे में बात हो रही है, पैसेज का टोन क्या है, इन सारी चीज़ों को पता करने की कोशिश करें। क्योंकि हो सकता है कि पहले ब्लैंक प्लेस में क्या फिल करना है उसके लिए मदद आपके लिए चौथी लाइन में लिखी हो, लेकिन आपको बहुत जल्दी थी, आप चौथी लाइन तक पढ़े ही नहीं और आप पहले ही ब्लैंक प्लेस के बाद ऑप्शन देखने लग गए। तो ये गलतियां हम करते हैं। तो सबसे पहला काम, गो विद द कंप्लीट पैसेज, पैराग्राफ पहले पूरा पढ़ो, और सेकेंड टाइम जब आप पढ़ो तब जाकर के ऑप्शंस को वे करना है, तौलना है हमें। सो इन द सेकेंड टाइम रीडिंग यू आर सपोज टू वे द ऑप्शन चॉइसेस बाय अप्लाइंग दैट 3C approach. So if you prefer your ghee, Amazon alone lists about 300 options starting from 75 to 15 liter of Sri Radhe certified A2 ghee cow ghee for 14,300 rupees. The variety is fascinating. Ghee made forest cows, indigenous cows and buffaloes. You can source your ghee from Uthukuli, famous for milk, or from Gaushala. Brindavan milk, even a version that is hand churned, made on a full moon night on a cow dung fire, following a traditional Vilona method, alternate direction churning, Vilona and Bilona। तो आपको समझ में आ गया कि भैया घी के ऊपर ये पैराग्राफ है। ठीक है, घी के ऊपर पैराग्राफ है कि अमेजॉन वेबसाइट के ऊपर इतने तरह की वैरायटी के घी हैं, और 15 लीटर तक ले सकते हो, 14,300 तक की कीमत है, और शब्द भी देख रहे हो बड़े आसान है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको के हवाले करता हूँ, स्लाइड में आगे करता जाऊंगा, आप एक बार 5 अटेम्प्ट कर लीजिए, देन विल हैव द डिस्कशन। ये आपको पता लगे 5 में आपका स्कोर कार्ड कितना है। अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन टाइप है ना जहां बहुत प्यार से आप 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर 5 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। तो ये बड़ा मजेदार होता है ये। 5 नंबर नहीं, 10 नंबर, सॉरी, 5 ब्लैंक प्लेस है ना, 10 नंबर पक्का हो गया इससे। कर सकते हैं डिस्कस अब, क्या कहते हो आप? सो इफ यू प्रेफर टू बाई, टू लगा हुआ है, इन्फिनेटिव का केस हो गया, राइट। इफ यू प्रेफर टू बाई योर घी, अगर आप अपना घी खरीदना प्रेफर करेंगे तो अमेजॉन पे ही अकेले 300 से ज्यादा ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 75 टू अ 15 लीटर ऑफ श्री राधे, टू फ्रॉम बिटवीन एट। सो क्या लग रहा है यहाँ पे भाई, रेंज बता रहे हो ना आप,
फ्रॉम 75 टू 15 लीटर, यानी 75 लीटर से लेकर के 15 लीटर तक। तो फ्रॉम ए टू बी, वही वाला फंडा है, फ्रॉम ए टू बी। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो यहाँ 2 ही आएगा। फ्रॉम 75 टू 15 लीटर ऑफ श्री राधे सर्टिफाइड A2 गीर काऊ घी फॉर 14,300। द वैरायटी इज फैसिनेटिंग, घी मेड एट फ्रॉम बाई ऑफ मेड। अब वही वाली बात कि फॉरेस्ट काउज लिखा है, जो जंगली गायें हैं, तो मेड फ्रॉम होगा ना। यहाँ पे मेड एट और मेड बाई, गायें खुद थोड़ी घी बना रही होती हैं, वो काम की एजेंट नहीं है, ना उनके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। और ऑफ और फ्रॉम आपने ये मेड के साथ जरूर पढ़ा होगा, और बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है ये, एसएससी में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। आप क्या बोलते हो? टेबल इज मेड ऑफ वुड, आया ना। एंड कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। क्या फर्क था इसमें? हम मेड ऑफ का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां जिस भी इंग्रेडिएंट से, घटकों से, अवयवों से आप सामान बना रहे हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको अगर डिसमेंटल करोगे तो वही घटक तत्व तुम्हें मिल जाएंगे, वहां पे मेड ऑफ लगाते हो। तो लकड़ी से ही हम फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर को तोड़ोगे तो लकड़ी ही मिलेगी। तो यानी जहां पे फिजिकल चेंजेस होते हैं सिर्फ, वहां पे हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां पे केमिकल और मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस होते हैं और आप रिवर्स नहीं कर सकते, प्रोसेस इरिवर्सिबल है, अगर घी बन गया तो उससे दोबारा दूध नहीं बनेगा। या आप बात कर लो, अगर मतलब दही से कि नहीं दूध दोबारा पालें, घी से दूध नहीं हो सकता ये, या रोटी से आटा वापस आ जाए, नहीं आ सकता वो। तो जहां प्रोसेस इरिवर्सिबल है वहां हम फ्रॉम लगाते थे, और जहां रिवर्सिबल है वहां ऑफ लगाते हैं। और एक प्रपोजिशन के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, तो वो भी ध्यान में आपको रखना है। तो घी मेड फ्रॉम फॉरेस्ट काउज, इंडिजिनस काउज यानी जो देशी हैं। इंडिजिनस के साथ याद रखिएगा दो और बड़े इंपॉर्टेंट शब्द एग्जाम में पूछे जाने वाले। इंडिजिनस का मतलब तो नेटिव, देसी हो गई। ये शब्द आता है आपके पास इनजेनुअस, कितने लोगों को मतलब पता है इसका? और एक दूसरा वर्ड है इंजीनियस, इंजीनियस। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आते हैं, होमोफोनस वर्ड्स हैं। इनजेनुअस हम उसे कहते हैं जो इंसान बड़ा जेन्युइन हो। इसको GNU जो लिखा है उससे याद रख लो, दिमाग में बैठा लो, रजिस्टर कर लो, कि जो इंजेनुअस इंसान होगा बहुत ही जेन्युइन होगा अपने कंडक्ट में, बहुत सीधा साधा, उसको कोई बहुत तरतीबें नहीं आती होंगी। और इंजीनियस जो आदमी है वो बहुत इन्वेंटिव होता है। जीनियस के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बट जीनियस के स्पेलिंग में NIUS होता है, इंजीनियस में OUS होता है, तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इंजीनियस आदमी जो होता है वो बहुत इन्वेंटिव होता है, कोई भी मतलब बहुत परेशानी वाले समय में भी, मुश्किल समय में भी उसका दिमाग काम करता है, उसे हम इंजीनियस कहते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इंडिजिनस काउज एंड बफेलोज, यू कैन सोर्स योर घी फ्रॉम उथुकुली, फेमस फॉर इट्स मिल्क। और तो कुछ हो नहीं सकता, हम किसी इंसान की बात कर नहीं रहे। देयर उनका होता है, कुछ ऐसे मासूम सज्जन होते हैं जो देयर और देयर में फर्क नहीं जानते। और आप देखो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके कुछ क्वेश्चंस में बेचारे ये भी पूछते हैं, तो ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। देयर जो है THEIR, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब उनका होता है। और देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है जिसका मतलब वहां होता है, गो देयर, वहां जाओ। तो आगे से ये सब गलतियां मत करना, बहुत बेसिक गलतियां होती हैं ये। और वही दिक्कत लोग यहाँ पे भी लेके आते हैं, इट्स और इट्स। तो भैया जहां ये अपॉस्ट्रॉफी लगा है इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज, ये सेंस लेके आता है। जैसे आप बोलते हो ना इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, तो वहां इट्स को जब ओपन करोगे तो क्या निकलेगा? इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस जब आप लिख रहे हो तो उस इट्स में अपॉस्ट्रॉफी लगेगा। ये एक आपका जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी इट इज या इट हैज का छोटा फॉर्म होता है अपॉस्ट्रॉफी। और ये इट्स जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इसका, राइट। सो वही है कि फॉर इट्स मिल्क, ये अपने मिल्क के लिए, इसके मिल्क के लिए बहुत फेमस है। और फ्रॉम अ गौशाला वृंदावन मिल्क इवन हैड, हैव, हैज, इज अ वर्जन दैट इज हैंड चर्न। तो यहाँ पे हैज के अलावा कुछ और तो आएगा नहीं। मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा, उसके लिए हैज जाएगा। यहाँ हैड पास्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पूरी बात प्रेजेंट में चल रही है। तो वृंदावन मिल्क इवन हैज अ वर्जन दैट इज हैंड चर्न्ड। अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं ये हैज हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब ऑफ पोजीशन है, क्या है बताओ मुझे? हेल्पिंग वर्ब है कि वर्ब ऑफ पोजीशन है? दैट इज हैंड चर्न मेड ऑन, जिसको बिलोना मेथड कहते हैं, हाथों से। तो क्वेश्चन कैन बी इजिली डन इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में 10 नंबर बहुत प्यार से आप यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन क्योंकि मैं डिस्कशन भी कर रहा हूँ और भी ज्ञान इनके साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है।
जी आगे बढ़े, जवाब दे दिया आपने। हाँ जी, वर्ब ऑफ पोजीशन है ये, हेल्पिंग वर्ब नहीं है भैया। हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब इसके बाद कोई मेन वर्ब लगा हुआ हो। हैज, हैव, हैड आपको पता है ये वर्ब ऑफ पोजीशन भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ। चलिए, स्कोर कार्ड बताओगे मुझे इसका, 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों का है? मतलब 5, ये 5 आउट ऑफ 5। पोजीशन की स्पेलिंग सही कर लीजिए चमन शर्मा जी, तो आपका सही है। अजीत यादव जी का गड़बड़ है, पैसेसन, पोजीशन टाइपो एरर है। आजकल बड़ी दिक्कत है ना। इसके बॉस, पोजीशन की स्पेलिंग सही कर लो मालिकों। POSSE, पोजेशन, पजेज, वर्ब। चले जी, तो बहुत आसान था, पूरा नंबर लेना था इसमें। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। पैराजम्बल्स, वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स, स्कोरिंग टॉपिक्स, हमेशा से कहता रहा हूँ सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला ये टॉपिक होता है। अब देखिए कितने लोग स्कोर करते हैं। मैंडेटरी पेयर्स आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? ये शायद आपको ऑप्शन नज़र ना आ रहा हूँ, मैं ऊपर कर दूँ। देखो, आप सॉल्व करते रहो, तब तक मैं थोड़ा सा ज्ञान भी दे देता हूँ। जो लोग शायद पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हो या आपने नहीं पढ़ाई करी है इसके बारे में अभी, तो ये पैराजम्बल, इसी को PQRS भी SSC के एस्पिरेंट्स कहते हैं। PQRS की जगह पे ABCD भी दिया जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट होता क्या है कि भाई पैराग्राफ बनता है सेंटेंसेस से, और तब बनता है जब आप सेंटेंसेस को एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, वो उन सेंटेंसेस को जंबल करा देता है। जंबल करने का मतलब होता है जंप करा देना, आगे पीछे कर देना। और आपका काम क्या होता है कि उन जंबल्ड सेंटेंसेस को अनजंबल करके एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाओ। यानी आपको इनको ऐसे अरेंज करना होता है कि भैया ये लॉजिकल कॉन्टिन्यूएशन है इस पैराग्राफ की। तो यानी एग्जामिनर सिंपल आपके पैराग्राफ की समझ को टेस्ट करता है कि आप एक पैराग्राफ को अरेंज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें बड़े सारे टिप्स भी होते हैं। अब खैर उस टिप्स के लिए पूरी क्लास खर्च होती है, बट यहाँ पे बता दूं टिप्स या कर ले रहे हो आंसर? देखो, अब जैसे एस जो है वो ओपन नहीं कर सकता। द, भैया बहुत नाच गए तुम तो यार, इधर आओ। हाँ, देखो, द लगून एंड पार्ट ऑफ द सिटी, यानी बिना सिटी के नाम के जिक्र के लगून के बारे में बिना बताए द नहीं लगा सकते। यानी एस की औकात नहीं है कि ये पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस हो। ऑप्शन नजर आ रहा है साहब, एस से आपने बाहर कर दिया, बस ये द देख करके आपने बाहर कर दिया। इट हैज नो रोड्स, इट यहाँ प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन का इस्तेमाल तब करते हैं इन जनरल जब नाउन का इस्तेमाल पहले हो चुका हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये आर भी स्टार्ट नहीं करेगा। आपने आर वाले ऑप्शन को भी बाहर कर दिया। अब लड़ाई किस में बची हुई है? अब लड़ाई बची है ए और सी के बीच में, राइट। यहां लिखा है पार्ट्स ऑफ वेनिस आर रेनाउंड, और इधर लिखा है वेनिस द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो डेफिनेटली आप पहले वेनिस को डिस्क्राइब करेंगे कि वेनिस है क्या, कहाँ क्या है वो। उसके बाद उसके पार्ट और उसके बाकी विवरण के बारे में बात करोगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि क्यू जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, और आप लकी हैं क्यू के साथ सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, टिक करके आगे निकल बढ़ जाओगे। तो जितने लोग सी के साथ हैं आप बधाई के पात्र हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट, एंड दिस इज द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देयर आर लॉट ऑफ मासूम कैंडिडेट्स, वो कैसे सॉल्व करते हैं जब क्लास में बात होती है ना। इवन बैंकिंग के बैचेस में जब पैराजम्बल कर रहे होते हैं, हाँ जी, आज से बैंकिंग के बैच में फिर से एडमिशन ऑन है, ध्यान रखिएगा। अब आपके पास नौकरियों की कहीं कोई कमी नहीं है। SSC भर भर के दे रहा है, बैंकिंग भर भर के दे रहा है, कहीं नौकरियों की कमी नहीं है, प्रोवाइडेड दैट आप काबिल हो। तो अब दूसरे के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना हमें। आप देख रहे हैं 4-4 5-5 नौकरियां स्टूडेंट क्लियर कर रहे हैं, और उनके पास चॉइस है कि एक छोड़ करके दूसरी पकड़ रहे हैं। तो वो सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। हाँ जी, तो क्यू के साथ एक ऑप्शन था। हाँ, मैं जो मासूमियत वाली बात कर रहा था, वो क्या कहते थे कि सर हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चंस में कि इन ऑप्शंस पे सेंटेंसेस को बिठा के अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते थे कि कौन से में ऑर्डर बेहतर लग रहा है। आप में से कितने लोग ये मासूमियत करते थे? भैया इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। दीज आर द 4 सेंटेंस है, चारों ऑप्शन में बिठा बिठा के आप देख रहे हो। आपको पता है एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम। सो इसीलिए हमें यहाँ पे टिप्स की जरूरत पड़ती है। और बहुत सिंपल से 6 पॉइंट्स में बताता हूँ, उन्हीं 6 पॉइंट्स में आपके सारे क्वेश्चन निपट जाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा सेंसिबली तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि ओपनिंग सेंटेंस में क्या क्या नहीं हो सकता है। दिस दैट दीज दोस्त सच जैसे वर्ड्स इन जनरल नहीं हो सकते। द का इस्तेमाल आर्टिकल के तौर पे इन जनरल नहीं होता, ये भी बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ होता है। अब मान लो ओपनिंग सेंटेंस में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है या द भगवत गीता लिखा हुआ है, तो वहां ओपनिंग सेंटेंस में द का इस्तेमाल होगा?
यानी जिन शब्दों के पहले द लगता है, अगर ऐसा कोई शब्द लगा हुआ है और उसके पहले द लिखा और वो पहला सेंटेंस है, तो वहां बिल्कुल जायज है, बट इन जनरल से यहां पे नहीं होगा। द लगून एंड पार्ट ऑफ द सिटी, यानी बिना सिटी के नाम के जिक्र के द सिटी कैसे कह सकते हो? द इशारा करने का काम करता है, जिसका इस्तेमाल पहले हो चुका है, तो यहां पे ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वही दो ज्ञान, प्रोनाउन का ज्ञान आपको मदद कर जाता है यहाँ पे। तो Venice, the capital of northern Italy's Veneto region, built on more than 100 small islands in a lagoon in the Adriatic Sea. उसके बाद आप किधर जाओगे? आर पे, इट हैज नो रोड्स, राइट, इट हैज नो रोड्स। इसी वेनिस के लिए अब ये इट प्रोनाउन आ गया, आप कैसे जोड़ेंगे सेंटेंसेस को? यहाँ कोई रोड नहीं है, सिर्फ कैनल्स हैं, इंक्लूडिंग द ग्रैंड कैनाल थ्रू थॉरोफेयर लाइन विद रेनेसा एंड गोथिक पैलेसेस। उसके बाद पी पे पहुंचे, पार्ट्स ऑफ वेनिस आर रिनोन्ड फॉर द ब्यूटी ऑफ देयर सेटिंग्स, देयर आर्किटेक्चर एंड आर्ट वर्क। एंड लास्ट में द लगून एंड द पार्ट ऑफ द सिटी आर लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो उन दोनों का जिक्र पहले हो चुका है, उसके बाद लास्ट में आप आ गए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। और अब हिंदू एडिटोरियल की क्लास। भैया देखो, मैं सोच रहा था इधर आपको ये प्रैक्टिस करा दूं मैं, इसीलिए एडिटोरियल बंद कर दी। उसको भी करते हैं, कुछ देखते हैं अभी। इस स्लॉट में तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। आंसर बताइए, आंसर आंसर आंसर। यही प्रैक्टिस आपको अगले महीने मदद करेगी एग्जाम में, कॉन्फिडेंट होके जाओगे। पहले एलिमिनेट कर दो, एस नहीं हो सकता। देयर विल बी चिकन मीट बॉल्स एंड वेजिटेरियन बॉल्स, सेड आइकियाज डेप्यूटी मैनेजर ऑफ इंडिया। कहाँ होगा ये? द रेस्टोरेंट विल बी आइकियाज लार्जेस्ट। कौन सा रेस्टोरेंट? अब आप बचे दो क्यू के साथ, और कई बार ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी कि अब एक लेटर है हमारे पास, फर्नीचर जाइंट आइकिया इज सेट टू ओपन इट्स फर्स्ट स्टोर एंड रेस्टोरेंट इन इंडिया, राइट। अब उसके बाद आप आर पे जाओगे या पी पे जाओगे, ये आप बताओ मुझे। एस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, ये भी आपको नजर आ रहा है। अब बचे हुए में तो आप देख रहे हैं कि ओपनिंग और कंक्लूडिंग दोनों ऑप्शन में सेम है, यानी अब आपको बस ये देखना है कि आरपी होना चाहिए पेयर या पीआर होना चाहिए। अमितेश पता करो भाई, कहाँ नंबर कम रह गए, कहाँ कमी रह गई परफॉर्मेंस में। और कोई तरीका नहीं है। QRPS, IKEA, the world's biggest furniture retailer, will next month cut the ribbon in the southern city of Hyderabad. The restaurant will be IKEA's largest and will cater to local tastes with religious sensitivities in India. There will be chicken meatballs and vegetarian balls, said IKEA's deputy manager of India. क्या लग रहा है, पी आना चाहिए बाद में? ए ऑप्शन, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे देखो, जो आप पी और एस जो है वो थोड़ा मैंडेटरी पेयर लगता हुआ आपको नजर आ रहा है, राइट। क्योंकि यहां लिखा है कि रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही है, विल बी आइकियाज लार्जेस्ट एंड विल कैटर टू लोकल टेस्ट विद रिलीजियस सेंसिटिविटीज इन इंडिया। तो इसीलिए देयर विल बी चिकन मीट बॉल्स एंड वेजिटेरियन बॉल्स, सेड आइकियाज डिप्टी मैनेजर ऑफ इंडिया। तो वहां पे ये दोनों अवेलेबिलिटीज होंगी। आगे बढ़ते हैं। विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स को क्या बोलते हैं भाई? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड पेडोलॉजी। चलिए पैथोलॉजी जानते हैं आप, बाकी दोनों शब्दों का कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अभी हमने ये एंथोलॉजी शब्द पीछे देखो, यही मैं आपसे कह रहा था। एंथोलॉजी अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था आज की ही क्लास में, और उसका फायदा आपको यहां हो गया, तो इसीलिए काम जरूर करिएगा। Identify the best way to improve the underlined part of the given sentence. If there is no improvement required, select no improvement. We could see the shoals of tiny fishes was darting around. बताओ क्या लग रहा है आपको, किसके साथ रिप्लेस करें?
करेक्ट ऑप्शन इज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में होता है कैंसर, और पेडोलॉजी मोहित ने जवाब दिया है स्वाइल का अध्ययन। सबको नजर आ गया? वेरी गुड, ए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। कौन सा ज्ञान चेक हो रहा है? शोल आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन में। आप जानते हैं मछलियों के समूह को हम स्कूल कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश, और इसको हम शोल ऑफ फिश भी कहते हैं, शोल ऑफ फिश भी कहते हैं। क्या फर्क होता है दोनों में? जब एक ही स्पीसीज की पानी में मछलियां होती हैं एक साथ, तो उनके कलेक्शन के ग्रुप के लिए हम स्कूल बोलते हैं। लेकिन पानी में अगर एक जगह पे अलग अलग स्पीसीज प्रजातियों की मछलियां इकट्ठी हों तो उनको शोल ऑफ फिश कहा जाता है। और यहाँ पे शोल्स लिखा हुआ है तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको वर लगाना पड़ेगा कि शोल्स ऑफ टाइनी फिशेज वर डार्टिंग अराउंड। राइट, सो बहुत आसान था, कहीं कोई मुश्किल नहीं थी। इंडोलेंस का सिनोनिम क्या होगा? लीनियंसी, रिलैक्सेशन, लेजीनेस और सेंसिटिव। इंडोलेंस, इंडोलेंट, कई बार ये वर्ड डिस्कस हुआ है हमारे एडिटोरियल डिस्कशन में भी। मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है आपको। वेरी गुड, दैट इज लेजीनेस। जो इंडोलेंस शब्द है ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, इसकी भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, इससे बनने वाला एडजेक्टिव होता है इंडोलेंट। तो ये कई बार किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए जो बड़ा सुस्त सा है, जिसमें ऊर्जा की कमी है, आलसी सा पड़ा रहता है, उसको इंडोलेंट बोलते हैं। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी आपको पता है, लेजी। तो लेजी एडजेक्टिव है, इंडोलेंट एडजेक्टिव है, इन्हीं के ये नाउन फॉर्म्स हैं। अगर आप लीनियंट होते हैं थोड़ा तो डेफिनेटली किसी को रिलैक्सेशन देते हैं। इस बार थोड़ा लीनियंसी के साथ कॉपी चेक की गई है, जैसे हम बात करते हैं, तो थोड़ी उदारता आप दिखाते हैं। और सेंसिटिव आपका मतलब पता ही है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास? किसने इस ब्यूटीफुल ग्लास को तोड़ा? देखो इतना आसान होता है ना, मतलब जो जिस तरीके से पूछा जाता है एसएससी के अंदर। अब आपको ये पता है कि भैया ब्रोक है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में जाओगे तो वाज या वर का इस्तेमाल करोगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आपकी आंख खोल के आप देखो, पूरा सेंटेंस ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। हैज लगा है, इज लगा है, हैड लगा है, सी ऑप्शन पर टिक करके निकल जाओगे। तो देर इज नो नीड टू इवन रीड दीज ऑप्शन चॉइसेस। हमारी आंखें इतनी पारखी होनी चाहिए एग्जाम में कि वो वहीं पे पढ़े जहां पढ़नी चाहिए। तो वॉइस और नरेशन तो मतलब पहले तो, अब तो खैर पैटर्न बदल गया, 45 क्वेश्चंस हो गए, 200 क्वेश्चन के जमाने चले गए, नहीं तो 47 नंबर तो आपके वॉइस और नरेशन से होते थे, और सबसे स्कोरिंग टॉपिक होता था। अगर आप मेरे बैचेस में रहे, हमने इतने सीजीएल मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और आपको पता है कि मैं बार बार बोलता था कि 15 मिनट में वो 47 नंबर आप बहुत प्यार से ले सकते हैं, और प्रैक्टिस कर लोगे और कम समय लगेगा, क्योंकि ये तो एलिमिनेशन से होता है। एलिमिनेट कर दिया आपने, सेलेक्ट नहीं करना पढ़ पढ़ करके। बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई। प्रीचर का अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा? अथीस्ट, एग्नोस्टिक, पैगन, इवेंजलिस्ट। करेक्ट ऑप्शन में पहुंच गए भाई। देखो इन दोनों वर्ड्स में रूट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। टाइमर लगा के डिस्टरबेंस ज़्यादा हो, क्योंकि ज्ञान चर्चा हो ही रही है, आपको थोड़ा समय दे देता हूं। देखिए ये रूट वर्ड है हमारा THE, राइट। THE ये रूट वर्ड होता है, THEI बोल सकते हो। और ये डेफिनेटली जुड़ा किसके साथ है? ये गॉड के साथ जुड़ा है। बहुत सारे शब्द आप जानते हैं, आस्तिक को क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं, नास्तिक को अथीस्ट कहते हैं, राइट। ये दोनों के दोनों शब्द कॉमन नाउन है। यहीं से थिज्म, अथिज्म, पैंथिज्म, बहुत सारे शब्द निकल के आते हैं। ठीक है, यहीं से शब्द आता है थियोलॉजी भी, आपने जरूर सुना होगा थियोलॉजी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एनी बेसेंट, याद आ रहा है? वहां पे भी वही थियो है। तो THEI ये गॉड रिलीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अथीस्ट तो आपको पता है। एग्नोस्टिक कौन होता है? यहां पे भी रूट वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। GNOS अपने आप में रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नॉलेज, नो या नॉलेज। अभी हमने SCI वर्ड देखा जिस तरीके से। और देखो कितने सारे शब्द यहां से बनते हैं। शब्द आता है प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, राइट। यहीं से आता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। यहीं से प्रोग्नोस्टिकेट, प्रोग्नोस्टिकेटर, ये टिपिकल SSC में पूछे गए वर्ड्स हैं। ये प्रोग्नोस्टिकेटर जो भविष्य की भविष्यवाणी करे। तो प्रोग्नोसिस नाउन हो गया, प्रोग्नोस्टिकेट वर्ब हो गया, करने वाला प्रोग्नोस्टिकेटर हो गया। डायग्नोसिस शब्द है यहाँ पे, राइट। कॉग्नोसिस, सो एग्नोस्टिक जो है ए लग गया, ये नेगेटिव हो गया। एग्नोस्टिक हम उस इंसान को कहते हैं जो न थीस्ट है न अथीस्ट है, राइट। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि थीस्ट और अथीस्ट एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों कुछ मान के बैठे हैं जिसके बारे में शायद वो जानते नहीं। इसीलिए वहां अड़ियलपना बहुत होता है। आप देखेंगे ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, मैं नहीं मानता हूं भगवान को, देखा मैं मानता हूं। तो मानने से ऊपर एग्नोस्टिक जानने की तरफ आगे बढ़ता है, वो एग्नोस्टिक है। ही इज सिंसियर एनफ टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई डू नॉट नो। He accept his ignorance. I do not know. I am not sure about the existence of God. That is why I am a seeker. I want to know that. मैं कुछ पक्का करके मान के बैठ नहीं जाऊंगा, खूटा टांग, क्या कहते हैं, खूटा गाड़ गाड़ के। तो दैट इज व्हाट, ये एग्नोस्टिक है ये। तो इसी के लिए हम एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज द वर्ड दैट, आ जाओ भाई दिमाग में। हाँ, स्केप्टिक बोला जाता है ऐसे कोई, स्केप्टिक। या जो लोग स्केप्टिकल होते हैं, स्केप्टिक नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्केप्टिकल अगर आप किसी चीज को लेकर के, तो आप उस चीज को लेकर के डाउटफुल हैं, राइट। आई एम स्केप्टिकल अबाउट दैट, so you are doubtful about that, that is the meaning of this word। and जो पैगन वर्ड है इसका मतलब बिल्कुल ही अलग है। ये इस तरह का है जो किसी भी इस्टेब्लिश्ड रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में विश्वास नहीं रखता, राइट। बिकॉज रिलीजन इज नथिंग बट द मैन मेड थिंग्स। हर धर्म का जो निर्माण है वो इंसानों ने इंसानों की भलाई के लिए किया हुआ है। हाँ जी, डॉगमेटिक वर्ड आता है, वेरी गुड क्रिश। तो जहाँ डॉगमेटिक होते हैं आप, वहाँ पे बहुत अड़ियल हो जाते हैं, एडमेंट हो जाते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर के। तो ये वही है कि जो किसी स्टैब्लिश बिलीफ सिस्टम में विश्वास ना करे उसको पैगन कहते हैं। बड़े सारे शब्द और भी आते हैं, जैसे थोड़े थोड़े से फर्क है उनके यूसेज में, लेकिन आपने इसे सुना होगा आइकोनोक्लास्ट, जो आइकन्स के खिलाफ, मतलब आइकन्स को जस्ट माने ना, उनके खिलाफ आवाज उठाए। या मैवरिक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, ही इज अ मैवरिक फिल्म मेकर। तो अगर किसी के लिए मैवरिक फिल्म मेकर का इस्तेमाल हो रहा है, समवन हु डज नॉट मेक फॉर्मूला फिल्म्स, यानी जो स्टीरियोटाइप फिल्में नहीं बनाता, जो थोड़ी अलग धारा की फिल्में बनाता है, मैवरिक फिल्म मेकर, आइकोनोक्लास्ट। या इसी को हम नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी कहते हैं। कन्फॉर्म में स्पेलिंग FORM है। कन्फॉर्म, कन्फर्म नहीं। कन्फॉर्म का मतलब होता है एक फॉर्म के साथ जुड़ जाना। तो अगर आप एक कन्फॉर्मिस्ट हैं, यानी आप जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, उसको अडेयर करते हैं, उसके साथ जुड़ के रहते हैं। In the sentence segment, the works of Shakespeare are more famous than any other English dramatist. Sentence सही है गलत है? हाँ जी, डी के साथ जा रहे हो? कोई एरर नजर नहीं आ रहा? ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता है, बिल्कुल राम कुमार जी। ऑर्थोडॉक्स, फिलोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वही है जो अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर के बहुत अड़ियल है। देखिए, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, जो हम एडजेक्टिव के समय करते भी हैं। इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं जहाँ पे आपका आइडिया तो जो है वो सुपरलेटिव है, बट आप एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर के जरिए उसको व्यक्त कर रहे हैं।
So the works of Shakespeare are more famous than any other English dramatist. Right. So ये any other कई बार स्टूडेंट इस चीज़ को रट लेते हैं और वो कई बार आपको इसीलिए पजल भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। अब देखो, मतलब आप इसमें कहना क्या चाह रहे हो? आप यही कहना चाह रहे हो कि शेक्सपियर का काम सबसे बेहतर है, बाकी के ड्रामेटिस्ट जो हैं उनमें सबसे बेहतर शेक्सपियर है। वही मैंने कहा, योर आइडिया इज सुपरलेटिव, बट उस सुपरलेटिव आइडिया को आप व्यक्त किसके जरिए कर रहे हैं? कंपैरेटिव के जरिए कर रहे हैं, तभी आपने यहां पे दैन लगाया हुआ है। और इसीलिए हमें एनी अदर लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एनी अदर नहीं लगाएंगे तो हम शेक्सपियर को सेपरेट कैसे करेंगे बाकी के ड्रामेटिस्ट से? बिकॉज कंपैरिजन इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव टू एंटिटीज ए एंड बी, देन यू कैन कंपेयर। सो यू हैव टू सेपरेट शेक्सपियर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लॉट। शेक्सपियर को बाकी के ड्रामेटिस्ट से आपको अलग करना पड़ेगा, और उस अलग के लिए हमें ये अदर लगाना पड़ता है। एग्जाम में कई बार वो अदर लगा के नहीं देते, तो स्टूडेंट इस चीज को रट लेते हैं कि एनी के साथ अदर लगेगा तो सेंटेंस सही है। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑल अदर भी दिया जा सकता है, और जब ऑल अदर कर देते हैं हमें, तो ड्रामेटिस्ट को ड्रामेटिस्ट करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे सीखने के लिए है हमारे पास कि एनी अदर के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं, और अगर ऑल अदर हो तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये एक फर्क आता है। और दूसरे कई बार वो इधर भी गड़बड़ करते हैं, जैसे आप बोलो कि you know this is the best road, या this road is the best than any other road of this locality। क्या बोला मैंने? this road is the best than any other। तो वहां पे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि अगर दैन लगा है तो बेस्ट कैसे लगा सकते हो, लेकिन कई बार एग्जाम के प्रेशर में वो हमें नजर नहीं आता। उधर एनी अदर बिल्कुल दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो रटने वाले हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ट्रैप में लाने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। वो एनी अदर बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे, बट बहुत प्यार से पहले वाले सेंटेंस के पहले हिस्से में वो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड लगा देते हैं, क्योंकि सेंटेंस का आइडिया सुपरलेटिव है। तो पेपर के प्रेशर में, जल्दबाजी में कई बार हमें वो दिखता नहीं, तो ये जरूर देखिएगा। यहां पे वो गलती आपको नजर नहीं आ रही है, यहां मोर फेमस लिखा हुआ है, कंपैरिजन फेमस एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर का इस्तेमाल हो रखा है। आगे बढ़ते हैं। A constitutional amendment paved the way for the long awaited goods and services tax। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। तो ये भी ध्यान में रखिए कि कई बार सेंटेंस ठीक होता है, जबरदस्ती उसमें एरर ढूंढने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत सारे लोग बिल्कुल ठीक है। तो लॉन्ग अवेटेड का वही मतलब होता है कि भाई जिस चीज की बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी। चलो, मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, बेंड ओवर बैकवर्ड, टू वर्क वेरी हार्ड टू अकॉम्प्लिश समथिंग, टू यूज इलीगल मेथड्स, टू रिसीव एन इंजरी, और टू डिसरिगार्ड समवन। ईडीएम्स की भी बहुत सारी क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईडीएम्स के ऊपर, वो भी कई तरीकों से पूछ, जैसे मीनिंग पूछ ली या सेंटेंस में पूछ लिया। तो सेंटेंस में अगर यूज करके पूछते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, जितने लोग ए के साथ जा रहे हैं आप बधाई के पात्र हैं। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब ही देख रहा हूँ ना, पीछे की तरफ मुड़ना, बेंड होना। इस और पीछे मुड़ना आसान तो है नहीं। इसका मतलब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जब किसी चीज़ में जी जान लगा देते हैं कि यार ये चीज़ तो मेरे को करनी करनी है, टू वर्क वेरी हार्ड टू अकॉम्प्लिश समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए
उसको पूरा करने के लिए जब आप अपनी जी जान लगा दें तो उसके लिए हम ये लगाते हैं। ही addressed every class in a terrifying ball, ball, ball and bail। बड़ा प्यारा है। मुझे लगता है कि शायद आप एलिमिनेशन से कर लेंगे, हो सकता है एक शब्द का मतलब आपको ना पता हो, और अगर आप थोड़े कॉमन सेंस रखते हैं तो एग्जामिनर ये काम बहुत करता है। कई बार आपको जिसका मतलब नहीं पता वही करेक्ट ऑप्शन है, बट इस बात को ऐसे मत मान लेना कि जिसका नहीं पता हो। भाई आपको नहीं पता, वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। बट एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, बेल का मतलब सभी को पता होता है, जमानत होता है। बॉल पता है, बचपन से खेल रहे हो। और ये बॉल जो होता है वो आपकी कटोरी होती है। तो ये इसका ध्यान रखना। ये नाउन भी है, जब नाउन है तो ये कटोरी है, और जब ये वर्ब है तो जो बॉलिंग होती है क्रिकेट के अंदर तो उसको बॉल, आपकी पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही है ना, आप उसको बॉलिंग भी बोल सकते हो, या आपके मन में हो सकता है कि बॉल होता है इसी में आईएनजी लगा दो, ऐसा नहीं होता। तो गेंद फेंकने को जब एक बॉलर जो है वो बैट्समैन को गेंद फेंकता है तो उसके लिए बॉल वर्ब है, इसी में आईएनजी लगेगा, बॉलिंग, बॉलर। और बॉल जो है वो कटोरी भी है। तो अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे यही होने वाला है, बॉल, राइट, BAWL। तो इस तरह से अपना दिमाग, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वहां पे करना है। ही एड्रेस्ड एवरी क्लास इन अ टेरिफाइंग बॉल। अब बॉल का क्या मतलब हो सकता है? टेरिफाइंग का मतलब डेफिनेटली डराने से ही जुड़ा हुआ है। आवाज बड़ी तेज है उसकी, एग्रेसिव है बहुत वो। तो क्या पॉसिबल मतलब आप निकाल सकते हैं बॉल का? हाँ जी, बॉल का मतलब चिल्लाना ही होता है, चिल्लम चिल्ली करना, शाउट करना, टेरिफाई करना है। जैसे बहुत सारे आपको इस फील्ड में भी नजर आते हैं आजकल, पढ़ाने में भी चिल्लम चिल्ली, तो वो उसका वही, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो इज़ अ टेरिफाइंग बॉल जहां आप स्क्रीमिंग करें। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इम्यून, कैंपेइंग, रेसल, प्रोफेसर। इम्यूनिटी इसी इम्यून से बना हुआ है। इम्यूनिटी आपका नाउन होता है, इम्यून एडजेक्टिव होता है। और देखो कई बार हम इस तरह की गलतियां, जैसे इम्यूनिटी का मतलब आप में से सभी को पता है, बट इम्यून आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं रिलेट कर पा रहे हो, ये थोड़ा देखना पड़ता है हमें। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है। और जिस वर्ड की हम चर्चा कर रहे हैं वही करेक्ट है क्या? बस क्या दिख रहा है आपको? हाँ जी, अकेला यही शब्द आपका करेक्ट है। तो यहाँ अगर कैंपेनिंग होता तो कैंपेन में फिर आईएनजी आप करते, या कैंपिंग करना होता तो इसको हटा देते। रेसल में आपको पता है रेसलिंग एक ही एस होता है, और प्रोफेसर में डबल एफ नहीं होता। दिस इज द सेम स्टोरी विच आई लर्न फ्रॉम हिम यस्टरडे। ये आपने ग्रामर में जरूर ये नियम पढ़ा होगा एडजेक्टिव के समय, कि भाई विच और दैट में से हम किसको प्रेफरेंस देते हैं। तो बड़ी बहुत सारे यूसेस हैं, और क्लास में भी आप थोड़ा सा उनके बियॉन्ड भी जाते हैं मेरे साथ जब पढ़ते हैं एडजेक्ट प्रोनाउन चैप्टर के अंदर। ये हम इसेंशियल क्लॉज, नॉन इसेंशियल क्लॉज भी आपको याद आ रहा होगा। तो दैट के बाद आप इसेंशियल क्लॉज लिखते हो, विच के बाद नॉन इसेंशियल लिखते हो, या जब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तब हम दैट को तरजीह देते हैं, राइट। जब हम एवरीथिंग, नथिंग ये सब लगा रहे होते हैं, ओनली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दैट को तरजीह दी जाती है। और वही कहानी यहाँ पे भी है कि द सेम प्लस कोई नाउन लगा हो, अगर द सेम प्लस नाउन अगर लगा हुआ है और आपको उसमें से चूज करना है विच और दैट में से, तो आप किसके साथ जाते हो भाई? आप जाते हो दैट के साथ। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? एरर पूछ रहे हैं ना, ग्रामेटिकल एरर किस में है? तो जहां विच लगा है उसी पार्ट में एरर है। इस विच की जगह पे क्या आना चाहिए? दैट आना चाहिए। दिस इज द सेम स्टोरी दैट आई हर्ड फ्रॉम हिम यस्टरडे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट एंटोनीम ऑफ द गिवन वर्ड। इवॉल्व का एंटोनीम क्या होगा? रिज्यूम, विदहोल्ड, डेवलप, विदड्रॉ। चलिए ये आपका होमवर्क है, बता देना। हाँ जी, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो एक तो इसकी पीडीएफ जो है, जो मेरे, आप जो चैनल है आपका टेलीग्राम का, इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी ऑफिशियल आईडी, बड़े सारे फर्जी भी हैं, तो वहाँ पे इसके वो अपलोड हो जाएगा, और उसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपको, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, वो करा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। आंसर दे रहे हो? ABCD। अच्छा चलो आंसर की बात कर लें। आपको कैसा लगा? मतलब आज का सेशन ठीक लगा, अच्छा लगा? इसी पैटर्न में चाहते हैं आप?
जिस तरह से हम डिस्कशन करके पढ़ रहे हैं, यू वांट दिस काइंड ऑफ सेशन, या मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, वो तो आपको पता ही है। तो हम ABCD भी कर सकते हैं, फटाफट बता भी सकता हूँ, या आप इस तरह से चाहते हैं कि नहीं सर ये हमें अच्छा लग रहा है, इस तरह से डिटेल डिस्कशन चल रही है जब आप और भी शब्द सीख रहे हो, या जो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जा रहे हैं आपके, तो कौन सा तरीका चाहते हैं? ये अप्रोच ठीक है आपके लिए? हाँ, बहुत सारे फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, पता है मुझे। दिस इज गुड, चलने दें इसको ऐसे ही, इसी पैटर्न में। चले ठीक है भाई, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको अंग्रेजी सीखने में, प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा है। थैंक यू वॉल्टेर साहब। चलो भाई, तो सेशन को थोड़ा लाइक और शेयर कर देना और दोस्तों से बता देना, राइट? मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। आप कहते हो ना सर आप यूट्यूब पे नहीं आते, तो एकदम सही समय पे आया हूँ इसीलिए आपके लिए, कि अगले महीने आपका पेपर है, बहुत सारे लोग पहली बार लिखने जा रहे हैं, हो सकता है मेरे बैच में भी ना पढ़े हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बैच आएगा, एनरोल कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो डेफिनेटली आप मुझसे सीख ही रहे होंगे। तो क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, बस इच्छा यही है कि आप सभी अगले साल जो भी आप जॉब चाहते हैं वो मिले, और जो चाहते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब मिले। SSC 36-37 हज़ार नौकरियां दे रहा है, बैंकिंग में पूरे साल नौकरी रहती है। अभी हमारे एक भाई दुखी थे, IBPS PO प्री में नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे एग्जाम्स लाइंड अप है, पूरे साल चलते रहते हैं। IPS का क्लर्क भी है, PO भी है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, SBI का PO क्लर्क, RBI का भी असिस्टेंट आएगा, SBI PO है। तो कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस एग्जाम में अगर कुछ कमी रह गई तो यू नीड टू डू द डिटेल्ड एनालिसिस दैट विच पर्टिकुलर एरिया आई नीड टू वर्क ऑन। काम करेंगे, सिलेक्शन होगा। लोग ग्रुप डी से इंस्पेक्टर बन रहे हैं ना, ग्रुप डी की नौकरियों से बन रहे हैं, जहां पर रिटायरमेंट के बाद भी जो नहीं होता वो उनका पे पैकेज हो जा रहा है। तो ये किस कैसे हो रहा है? वो स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, कैंडिडेट्स की मेहनत से हो रहा है। हम यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स हैं आपके लिए, आपका काम आसान बनाने के लिए। कि भाई अब जैसे मान लो इंडिजिनस आया, सबको पता है, लेकिन मैं साथ में अगर इंजेनुअस और इंजीनियस डिस्कस कर लिया तो उसका फायदा आपको एग्जाम में हो जाएगा। मौके पे बात हो गई, वो चर्चा हो गई उसके साथ कि चलो कंफ्यूजिंग वर्ड्स में बता देता हूँ भाई, जेन्युइन से याद रखोगे, इंजीनियस को जीनियस से याद रखोगे, तरीका बता दिया। तो अगर ढंग से उसको पकड़ लिया तो जिंदगी भर ये तीनों वर्ड आपके दिमाग में बैठ गए। और अगर आप थोड़ी अपनी चिंता करते हैं तो क्लास के बाद आप थोड़ा डिक्शनरी भी देख लेंगे कि चलो यार मैं भी देख लेता हूँ, सर ने इशारा तो कर ही दिया था, इस वर्ड्स को पक्का कर लेते हैं अगर इन वर्ड्स के बारे में मुझे नहीं पता है। तो तब आपकी चीजें बेहतर होंगी। तो ग्रामर को भी आप बिल्कुल फंक्शनल एस्पेक्ट के साथ, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ, एक जो साइंटिफिक अप्रोच होता है एप्टीट्यूड एग्जाम में वही चेक होता है, वो मेरे साथ आप करते हैं, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे और हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। बैंकिंग के बैच में एडमिशन आज शाम 7 बजे से स्टार्ट है फिर से, राइट? बैंकिंग अचीवर्स बैच। और कभी भी इंतजार मत किया करिए नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। हमें तैयारी ऐसे करनी होती है, जैसे मान लो अब कोई SSC CGL की तैयारी अभी करना शुरू किया तो उसके लिए तो दिक्कत है ना। जिसने 6 महीने 8 महीने पहले तैयारी शुरू करी थी उसकी वो इस लेवल पे होगा कि चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए मुहूर्त का इंतजार मत करिए, युद्ध के समय नहीं युद्ध की तैयारी होती है, तैयारी पहले होती है। तो पढ़ते रहिए, लगातार अपने को अपग्रेड करते रहिए, एग्जाम्स बहुत सारे हैं हमारे पास। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसका डिस्कशन कल कर लेंगे हम तब तक आप कमेंट करते रहिए। बिल्कुल, एक बार RC और बाकी चीज़ें भी करेंगे। देखो अभी लेवल को अपर नहीं कर रहे, अभी जो लेवल प्री का है उसी की तैयारी चल रही है, ठीक है? तो RC के चांसेस आकाश कम होते हैं, या किसी दिन कर लेंगे 5 क्वेश्चन की एक RC, जैसे आज क्लोज टेस्ट किया है। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, थैंक यू राम कुमार, थैंक यू एवरीवन। कल मुलाकात करते हैं।